हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट चैनल पर दशहरा था एक दिन पहला अपनी रॉकेट ना लेके मैं फिरता आ गया तो सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है अपने मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक जो हमारी ओ भाई आधुनिक इतिहास की सीरीज अपने भाई आप खुद सोचो मैं मेरा जीवन काल में पहली बार सिस्टम देखा है कि कल दशहरा और दशहरा तो पहला दिन बारिश के आसार हो रहे हैं। दशहरा का पास तो जमाना तकड़ी धूप निकला कर दी भाई। जमा जेड ब्लैक मौसम हो रहा है भगवान कसम जमा जेड ब्लैक और कल दशहरा रात जेड ब्लैक मौसम हो रहा है देख लो भाई। हम तो यकीन नहीं होने लगा कल दशहरा भी है ये सिस्टम हो रहा है। करें मैं स्टार्ट। ठीक है उरा तो धूप नहीं रही इधर कौन भाई इधर इस में जेड ब्लैक मौसम हो रहा है। ठीक है स्टार्ट करते भाई। तो देखो भाई आपने जो शनिवार को क्लास लगाई थी 2 दिन क्लास इसने देखो संडे की छुट्टी होती है। सोमवार को भाई काम हो गया था काम तो क्या था भाई सप्तम थी सप्तम का मतलब समझ गए सप्तम होया करा सप्तम में काम में धोखा लगा करा भाई तो गांव के अंदर गए थे परिवार के साथ धोखा मारने तो सोमवार को इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। मंगलवार को दिन वाली क्लास हुई थी कल आपकी जो दिन में दिल्ली में क्लास लगती लगी थी शाम को कुछ अर्जेंट काम हो गया था तो उधर जाना पड़ गया था तो इस वजह से क्लास नहीं लग पाई। ओके ठीक है तो आज देखो भाई हमने उस दिन वाली क्लास के अंदर भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा था एचआरए हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन है उसके बारे में पढ़ा था सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके शनिवार की क्लास के अंदर। आज हम लोग पढ़ेंगे नौजवान भारत सभा एचएसआरए नेहरू रिपोर्ट ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ने काम करें स्टोरी के माध्यम से बढ़िया तरीके से पढ़ने काम करें मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है देखो नौजवान भारत सभा पहली चीज तो देखो मैंने आपको बताया एचआरए हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन था उसके अंदर क्या कुछ हुआ था गठन कैसे हुआ था कैसे कैसे उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। काकोरी घटना याद है आप लोगों को उन्होंने ट्रेन के अंदर से जो अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी जो हुकूमत थी वहां से जो चीजें हैं वो चुराई थी सारी की सारी लुटिया था उनको वो चीजें हम लोग पढ़ चुके उनको सजा भी हो चुकी थी फांसी भी लगी मुकदमे भी चले राम प्रसाद बिस्मिल और इन पे सभी पे। ठीक है उसके बाद एक नई पार्टी बनाई गई नौजवान भारत सभा जिसका गठन किसने किया जिसका गठन किया भगत सिंह जी ने। इसका गठन किसने किया था भगत सिंह जी इसके मेन संस्थापक थे किसके नौजवान भारत सभा। याद नॉर्मल तरीके से जवान बच्चे हैं भगत सिंह जी तो जवान थे यानी यंग थे यानी नौजवान भारत सभा गठन किसने किया भगत सिंह जी के द्वारा इसका गठन किया था मेन इसके संस्थापक ये थे। ठीक है और इस पार्टी के अंदर थे कौन कौन और इसके अंदर यशपाल जी भी थे हालांकि कोई पूछता नहीं इसके अंदर थे या नहीं फिर आपको वैसी स्टोरी के रूप में बताने लग रहा हूं क्या पता पूछ भी ले। ठीक है लेकिन अब जो मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है जो कि इस पार्टी के अंदर ही थे उनका नाम था भगवती चरण वोहरा। ठीक है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताता हूं। भगवती चरण वोहरा ये भी इसी के अंदर शुमार थे। इन्होंने क्या काम किया था जिसकी वजह से इनको याद रखे इन्होंने जो तुम्हारी एचआरए थी ना जो कि हमने शनिवार को पढ़ी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन उसका घोषणा पत्र तैयार करने का काम किया था। घोषणा पत्र का मतलब जो डिक्लेरेशन जो इन्होंने करी कि हां भाई हम लोग जो हमारी पार्टी एचआरए इसके ये मेन उद्देश्य है ये मेन काम है तो वो जो डिक्लेरेशन जो घोषणा पत्र अभी नहीं करते कोई इलेक्शन जैसे भाजपा है कांग्रेस ये अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं अगर हमारी सरकार बन गई तो महिलाओं के खाते में 10,000 भेजेंगे 21 रुपए भेजेंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे तो घोषणा पत्र होता है। ठीक है तो जो घोषणा पत्र है भगवती चरण वोहरा ने किसका घोषणा पत्र तैयार किया था प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि एचआरए का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था तो भगवती चरण वोहरा बहुत इंपॉर्टेंट है घोषणा पत्र तैयार किया था। एचआरए का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था भगवती चरण वोहरा ने एचआरए का घोषणा पत्र तैयार किया था। ये भी किस पार्टी के अंदर थे नौजवान भारत सभा के अंदर ये हमारे शुमार थे। ठीक है जी अब इसका गठन कब हुआ मैंने आपको उस दिन भी 3 बताए थे और आज फिर मैं आपको बताने लगा क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। एचआरए का गठन पूछ लेगा 1924 नौजवान भारत सभा यानी एनबीएस का पूछ लेगा तो 1926 और अगर आपसे पूछ ले एचएसआरए और इसका गठन कैसे हुआ इन दोनों को मिला के इसका गठन हुआ तो इसका गठन कब हुआ 1928। तो ये चीज हमेशा याद रखना क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछते हैं इनका साल तो इसी टाइप से हम देखें तो नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ तुम्हारा साल 1926 के अंदर क्या है इसका गठन हुआ 1926 में इसका गठन हुआ इसका गठन हुआ। ठीक है जी अच्छी समझ में आ गई। अब नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी ने बनाई थी ये इसके मेन लीडर थे। अब भगत सिंह जी मेन लीडर थे तो सीधी सी बात है भगत सिंह जी अपने कुछ उद्देश्य भी लेके चलेंगे भाई किस लिए हम लोग नौजवान भारत सभा बनाने लग रहे हैं तो इसके कुछ मेन उद्देश्य थे। मेन उद्देश्य क्या क्या थे एक तो था जी अंग्रेजी शासन का अंत। भगत सिंह जी क्या चाहते थे कि अंग्रेजी शासन का पूर्णतः अंत हो जाए लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम की जो महात्मा गांधी जी और मोतीलाल नेहरू हो गए मतलब जो जवाहरलाल नेहरू के फादर साहब थे मोतीलाल नेहरू इनकी जो लीडरशिप में जो कांग्रेस चलने लग रही थी कांग्रेस क्या चाहती थी कांग्रेस ये चाहती थी शासन की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है कांग्रेस सिर्फ ये चाहती थी कांग्रेस का मतलब मकसद ये नहीं था कि हमें भारत के अंदर कुछ सुधार हो जाए और उनका मकसद ये था सिर्फ ये भारत की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए अंग्रेजों से बस। भगत सिंह जी ये चाहते थे कि देश के अंदर ये धर्म के नाम पे जो चीज होती है हिंदू मुस्लिम का जो गेम चलता है ये खत्म हो जातीय व्यवस्था खत्म हो यानी ये सारी चीजें खत्म हो। भगत सिंह जी के ये विचार थे कि भारत को आजाद तब माना जाएगा जब इसके अंदर से धर्म के आधार पर जो भेदभाव चलते हैं जाति के आधार पर भेदभाव चलते हैं खत्म हो जाए। ठीक किसानों मजदूरों को भी उनके हक मिले उनका भी विकास हो तब भारत को क्या है भाई माना जाए कि हाँ भारत स्वतंत्र हुआ और इसी हक की आवाज को लड़ते लड़ते फांसी पे चढ़े थे। अब मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं महात्मा गांधी ने भगत सिंह जी को मुक्त क्यों नहीं करा भगत सिंह जी चाहते खुद ये थे कि अगर हमको फांसी होती हमको सजा मिलती तो हमको पूरा देश जानेगा क्योंकि भगत उस टाइम सोशल मीडिया तो होती नहीं थी भाई आपको पता ना कोई टीवी होता था ना कोई व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम था उस टाइम तो ये था कि अखबार के अंदर छप गया वो फेमस हो गया। अब जब जैसे मान लो भगत सिंह जी कुछ भी करते थे जैसे इन्होंने उधर पार्लियामेंट में बम गिरा ठीक है या फिर उन्होंने जो भी करा सांडर्स को मारा जो भी करा ठीक है उसके अंदर क्या थे सिर्फ एक लोकल एरिया के अंदर फेमस होने लगे जैसे लाहौर के अंदर इन्होंने सारी घटनाओं को अंजाम दिया तो लाहौर के अंदर फेमस हो गए बंगाल के अंदर कलकत्ता के अंदर जाके कुछ घटनाओं को अंजाम दिया तो कलकत्ता के अंदर फेमस हो गए। लेकिन पूरे देश का एक साथ इकट्ठा होना जरूरी है ना तभी तो सत्ता को खाड़ के फेंकेंगे तो पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया मतलब कि ये कुछ चाहते थे भाई हाँ मैं जैसे कोर्ट में ट्रायल होंगे वहां पर सजा सुनाएंगे जो भी होंगे तो पूरे देश के अखबारों के अंदर छपेगी और हमारे विचार भी पूरे देश के अखबारों के अंदर पहुंचेंगे तो पूरे देश की जनता एक होगी तभी तो बात बनी। इसलिए भगत सिंह जी अपनी आजादी नहीं चाहते थे मतलब खुद की आजादी भाई कि हाँ इसलिए जेल के अंदर रहना चाहते तो इसलिए उनको फांसी भी हुई थी उनकी खुद की चॉइस थी क्योंकि बीच में चंद्रशेखर आजाद ने एक प्लानिंग भी बना ली थी। अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में उन्होंने एक स्पेशल प्लानिंग भी बनाई थी कि हमें भगत ऐसे मैंने पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार करके जब तेरे को पुलिस वाले कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए ले जाएंगे मैं तेरे को छुड़वा लूंगा। ठीक है सारी चीजें सेट हो चुकी थी फिर वो तो उन्होंने वैसे ही भगत सिंह जी से चिट्ठी भेज के पूछ लिया कि भाई बता भगत तेरे को छुड़वाना है क्या मतलब इस टाइप से हम लोग करने लग रहे हैं हम तेरे को छुड़वाएंगे और भगत सिंह जी ने मना कर दिया नहीं मेरे को तो यहीं पे रहना है मेरे को तो यहीं से अपना देश के अंदर प्रचार करना है तो इस वजह से फिर चंद्रशेखर आजाद को प्लान कैंसिल करना पड़ा। आई चीज समझ में तो मेन क्रोनोलॉजी दिमाग के अंदर घुसी क्या कुछ सिस्टम था क्या कुछ मकसद था। ठीक है तो अब यही चीज पूछे नौजवान जो भारत सभा थी इसके मेन उद्देश्य क्या क्या थे मतलब इनका जो मेन लक्ष्य था वो क्या था नौजवान भारत सभा का। तो जो नौजवान भारत सभा थी इसका मेन लक्ष्य तो क्या था पहला जो मेन लक्ष्य था वो क्या था भाई अंग्रेजी शासन का पूर्णतः अंत हो। ठीक है तो पहला लक्ष्य क्या था
अंग्रेजी शासन का अंत हो। ये तो इनका था पहला लक्ष्य, किसका? नौजवान भारत सभा का। ठीक है जी। दूसरा मेन लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवाद को जन्म मिले। राष्ट्रवाद का मतलब अपने जो लोग हैं उनको अपने देश के प्रति प्यार हो, उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को जन्म मिले, राष्ट्रवाद को जन्म मिले। ठीक है, यानी लोगों के, देश के लोगों के अंदर देश के प्रति प्यार हो, ये चीज भी हमको देखने को मिलती थी। ठीक है, और तीसरा जो इनका मेन लक्ष्य था कि मजदूरों और किसानों के शोषण का अंत हो। जितने भी मजदूर साथी हैं और जितने भी किसान साथी हैं, जो शोषण होने लग रहा है, पहले भी होता था, अभी भी होता है, मजदूरों और किसानों के शोषण का अंत हो, ये इनके मेन लक्ष्य थे। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी ये सारे इनके विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि ये अपनाते थे थोड़ा हिंसा का मार्ग। हालांकि वो मार्ग गलत नहीं था, वो मार्ग गलत नहीं था। अगर आप ये सोचते हो कि अहिंसा से हम लोग चीज हथियार लेंगे, तो भाई बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। मानते हो इस बात को? आप लोग जो मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं, मान लो आप ऐसे कहते हो मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठा हूं, और बाई चांस मेरी सरकार हो, मैं मेरी बताना अगर मोहित पुनिया की सरकार हो और आप अगर भूख हड़ताल पे बैठे हो ना, बैठे रहो भाई, मेरे को फर्क कौन पड़े? तो हमसे 10 जने मर जाओ, 20 जने मर जाओ, मेरा क्यों फर्क पड़ेगा? मानो इस बात को। और अगर आप मान लो मेरे खिलाफ हथियार उठा के आ जाओ, उतना मारा यहाँ अड्डा गेड़गी, मैं बाज के सारे काम करूंगा। मानते हो इस बात को? तो हिंसा थोड़ी ना है, वो तो आप अपने आत्मरक्षा करने लग रहे हो यार। अब मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करूं और तुम उसके खिलाफ भी अगर आवाज ना उठाओ तो तुम न पूछ सको। मान रहे हो इस बात को? तो आंदोलनों से कुछ नहीं होगा भाई, उसके लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी। अब तुमको कोई पिटे जा रहा है बिना बात, जिसके अंदर तुम्हारा कोई दोष भी नहीं है, और तुम चुपचाप पिटने लग रहे हो, तो तुम्हारी गलती है ना। और तुम उस पिटाई के बदले में तुम भी उसके एक दो थप्पड़ मार दो, तो आप उसको बोल दो हिंसा। ये हिंसा थोड़ी ना वो। या फिर तुम ऐसे बैठ जाओ, नहीं मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया तो मैंने थप्पड़ कैसे मारा, वो थोड़ी ना होता है। थप्पड़ मारा तो दूसरा मार घुमा के साड़ा का 32 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब वो हिंसा नहीं थी। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी को हिंसा मानते थे, क्योंकि इनका मेन लक्ष्य था सत्ता हाथ में आ जाए, बस सत्ता हाथ में आ जाए। और भगत सिंह जी का मेन लक्ष्य ये था कि भाई हम लोग देश के अंदर इन चीजों को बदलें। भाई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के जो फैले हुए लोगों के अंदर भेदभाव, जातियों के जो भेदभाव फैले हुए हैं, हम लोग इन चीजों को बदलें। और इनका मेन लक्ष्य था बस मैं प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं बन जाऊं, बस सारी सत्ता मत लिया। ठीक है, आम जनता जाओ बाढ़ में, जो अंग्रेज चूसा कर देना फिर हम चूसाएंगे जनता का खून। ठीक है, ठीक है भाई। नहीं देखो भाई, उस टाइम भी ये कमी थी, आज के समय भी ये कमी है। आज के समय भी अगर कोई अन्याय होता है तो देश आवाज नहीं उठाता भाई। देश इंस्टाग्राम के रीलों के अंदर बिजी है, कहीं पर भी कुछ अन्याय होता है कोई आवाज नहीं उठाता। कोई एक आवाज उठाता है या दो उठाते हैं, मान लो कोई ग्रुप भी आवाज उठाता है तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, बस बात खत्म, मामला दब जाता है। उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर कर दो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, सारी जगह मीडिया में उसकी खबर ना दिखाओ, बस जनता चुपचाप बैठी रहती है। उस टाइम भी ऐसे होता था भाई। उस टाइम भगत सिंह जी और लगे रहते थे बेचारे, बम फेंक दिया, अंग्रेज मार दिए, 2-3 आंदोलन करे, खूब वो कराया देश का खतरा, क्योंकि उनका देश के प्रति प्रेम था। ठीक है, अपने नागरिक, अपने आप खुद सोचो, जो अंग्रेजी सेना थी, ठीक है, अंग्रेजी जो पुलिस थी, उसके अंदर खुद अपने भारतीय नागरिक थे, और अपने भारतीय नागरिक अपने भारतीय ने पकड़ पकड़ पिटा करते, तुम खुद सोचो। और अगर वो सारे एक हो जाते तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे, कहां से शासन कर पाते भाई? ये वो जो पुलिस में भर्ती हो रहे थे उस टाइम में, अपने भारतीय व्यक्ति थे अंग्रेजों के टाइम पर, और वो भी अगर अपने साथ मिल जाते कि हाँ भाई इनको बाहर उखाड़ के फेंकेंगे, तो अंग्रेज क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तो मानसिकता गुलामी की थी ना उनकी। आज भी गुलामी की, उस टाइम भी गुलामी की मानसिकता थी, इसलिए गुलाम पड़े हो, आगे भी गुलामी रहोगे। अमेरिका क्यों आगे है? मानसिकता अच्छी है ना उनकी, अपने जैसे नहीं। अपने वाले तो अत्याचार करिए सही जाएंगे, कोकरोच हो रहे कोकरोच, कितना कर लो, मरा है को नहीं, अत्याचार सही जाएंगे बस। ठीक है, आगे चलो भाई। आपका नौजवान भारत सभा, इसके बारे में चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? घुस गई सारी चीजें। उसके बाद ये सारा सिस्टम हुआ। ठीक है, भगत सिंह जी ने बम डाल दिया असेंबली के अंदर, आप सभी को पता है। बम डालने के बाद क्या हुआ तुम्हारा? फिर एचएसआरए का गठन हुआ 1928 के अंदर। तुम्हारा एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यहां पर थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यहां पर हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, एचएसआरए का गठन हुआ साल 1928 के अंदर। ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या कुछ हुआ, आ जाओ विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला व्यक्तित्व आया उसका क्या नाम था? जो अगली पार्टी है उसका नाम था एचएसआरए, जिसकी फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछता है हर साल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है जी, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन अभी भी बता था, साल 1928 के अंदर, 1928 के अंदर इसका गठन हुआ। कोई एग्जैक्ट डेट भी पूछ ले तो भी याद रख लेना, 10 सितंबर 1928 में इसका गठन हुआ। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इसका गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। क्यों जी? क्योंकि देखो उसके बाद भगत सिंह जी ने असेंबली के अंदर बम फेंक दिया था। ठीक है, विधानसभा, याद रखना, विधान परिषद के अंदर नहीं, विधानसभा के अंदर इन्होंने बम फेंक दिया था भगत सिंह जी ने। और वो बम फेंकने की वजह से मतलब कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि चंद्रशेखर जब ये प्लानिंग बड़ी थी, ठीक है भाई इस टाइप से बम फेंकेंगे, अगर जो सिस्टम होगा, उस टाइम चंद्रशेखर आजाद ने साफ मना किया था, भगत सिंह तुम नहीं जाओगे बम फेंकने। ठीक है, तुम्हें मतलब तुम्हारी हमको जरूरत है और हमें जैसे आगे भी प्लानिंग बनानी पड़ी, और तुमको अगर बाय चांस अरेस्ट कर लिया तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो भगत सिंह जी वैसे मानने नहीं थे, फिर भी चंद्रशेखर आजाद ने उनको मना लिया था। उसके बाद भगत सिंह जी के एक मित्र थे, सुखदेव थे शायद, पता नहीं मेरे को एक्चुअली नाम जानने कौन से वाले थे, तो उन्होंने बोला भाई भगत भाई और किसी को भेज तो देंगे। ठीक है, वैसे मजाक में बोल दिया था, लेकिन भाई उसको उस चीज का पता तो नहीं होगा। अब जैसे मान ले तू ये बम का धमाका किसी लिए करने लग रहा है भगत, इसलिए तो करने लग रहा है ताकि पूरे भारत की जनता तक तेरी आवाज पहुंचे। अब मान लिया तेरी बजाय मैं चला जाऊं, कोई और चला जाऊं, और वहां पर जैसे भाई हमको अरेस्ट कर लिया, हमने अपनी गिरफ्तारी दे दी, हमें कोर्ट के अंदर ले गया, जो भी होया, वहां पर सुनवाई के दौरान मैं वो चीजें बोलनी तो नहीं आती कि भाई हम इस टाइप से अपनी आवाज पहुंचाना। जो तेरे दिमाग में जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में है तो नहीं, तो मेरे हिसाब से तो भाई तुझे खुद को जाना चाहिए। तब ये बात हुई, तब भगत सिंह जी ने दोबारा मीटिंग बुलाई और चंद्रशेखर आजाद जी को बोला भाई मैं ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे विचार है आगे मैं ही फैला सकता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं फैला सकता। और ये बात सही भी थी। मान लो मेरी कोई सोच है, मेरी कोई विचारधारा है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बोल दूं, आप लोगों में किसी को बोल दूं भाई मेरी जगह तू पढ़ा ले, तो मेरी जो चीजें जो मेरे को बोलने क्लास के अंदर, वो सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूं, आप थोड़ी ना पढ़ा सकते हो। मान रहे हो इस बात को? आपके दिमाग में अलग थिंकिंग होगी, अलग विचार होंगे आपके, आप अलग तरीके से पढ़ाओगे, मेरे दिमाग में अलग थिंकिंग, अलग विचार, मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तो विचारधारा तो अलग होगी ना। तो इसीलिए भगत सिंह जी फिर खुद गए और उन्होंने वहां पर बम फेंका और खुद ही ने गिरफ्तारी दे दी। ठीक है, खुद को उनको पुलिस पकड़ के ले गई और सारी चीजें हुई। तो उसके बाद है आपका 10 सितंबर 1928 के अंदर आपका एचएसआरए का गठन हुआ, और ये गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद जी ने इसका गठन किया।
आजाद ने गठन किया। ठीक है, अब इसने क्या क्या सिस्टम कराया, कहां पर इसका गठन भी जगह की भी पूछ जाती है। तो इसका गठन हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहां पर गठन हुआ था। फिरोज शाह कोटला मैदान में गठन हुआ था इसका। किसका हुआ था तुम्हारा? HSRA का। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। और इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य वही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे के सारे इसके सदस्य थे। सदस्य कौन कौन थे ये कोई नहीं पूछता, वैसे बताने लग रहा हूं, फिर भी क्या पता कई बार एग्जामिनर का दिमाग सरक जाए, या फिर आईडी क्यूटी आ चुकी, नाम के अंदर क्यूटी है, हरकतें बहुत खतरनाक, ये पूछ भी सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बट्टू केशवर दत्त, ठीक है, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर शुमार थे। एक्सेट्रा लिख लो। ठीक है, ये सारे के सारे व्यक्ति इसके अंदर शुमार थे, किसके अंदर? HSRA के अंदर। ठीक है, मोहित नारनौल ने 20 रुपया का उपदान किया है भाई। वेरी गुड वेरी गुड, राम राम ले लो सर जी। मोनी माही शर्मा ले ली भाई, राम राम। ठीक है, अब जो आपके HSRA था, इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या था HSRA का? तो इसका भी मेन उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन ही इसका मेन उद्देश्य था, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्ट, एक्ट तो क्या कानून, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब क्रांतिकारी, यानी जो चीजें हुई ये सारी की सारी चीजें। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। उसके बाद क्या हुआ? जैसे एक और चीज मैं आपको बताने भूल गया, जो आपकी विधानसभा में जो बम फेंका था, विधानसभा में जो बम फेंका था वो किसने फेंका था? मतलब भगत सिंह जी के साथ कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, तो भगत सिंह जी थे, साथ में थे इनके बट्टू केशवर दत्त, बट्टू केशवर दत्त, मतलब राजगुरु सुखदेव में से कोई सा नहीं था। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कभी एग्जाम के अंदर गलती करते हो। एग्जामिनर पूछता है कि असेंबली के अंदर जो विधानसभा थी, परिषद नहीं थी, विधानसभा के अंदर बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त इन दोनों ने मिलकर विधानसभा के अंदर बम फेंका था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई? वेरी गुड वेरी गुड, बूम, यस। कल दशहरा भी तो है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, अब एक चीज और है, एक चीज और क्या है कि ये सारी चीजें हुई, बम फेंक दिया, ये दोनों गिरफ्तार हो गए, ये सारी चीजें हुई। इसके बाद क्या हुआ कि जो HSRA तुम्हारा जो संगठन था ये पूर्णतः कमजोर पड़ गया भाई, बम फेंक दिया, गिरफ्तार हो गया, वगैरह घटनाएं हुई। ठीक है, और संगठन जब कमजोर पड़ गया तो आखिर में जो चंद्रशेखर आजाद थे ये बच गए सिर्फ, ये बाकी के सारे थे राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, बट्टू केशवर, ये सारे के सारे आपके गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक है, भगत सिंह और बट्टू केशवर तो वहां पर टाइम इन्होंने असेंबली के अंदर टाइम गिरफ्तार हो गए थे। बाद में इनकी भी किसी ने गुप्त सूचना दी थी भाई, यहां पर छुपे हुए थे और वगैरह, इस टाइप से इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ एकमात्र जो व्यक्ति तो बचे थे वो बचे थे तुम्हारे चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद का मतलब जीवन के अंदर एक लक्ष्य था, इन्होंने एक चीज बोली थी, मैं चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है और मैं आजाद ही रहूंगा। एक बंदूक रखते थे साथ में, मतलब अंग्रेज भी उस बंदूक के फैन थे, और इन्होंने एक चीज बोली थी, जब तक ये बंदूक मेरे पास है ना, कोई भी अंग्रेज मेरे को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल सकता। जब तक ये बंदूक मेरे पास, इन्होंने ये बात बोली थी, तब तक मैं आजाद ही रहूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद क्या बोला? मतलब की बात इनका पक्का इंतजाम करता हूं, जो अंग्रेजों का जो वॉइस रोल है ना उसी को उड़ा देता हूं। उस टाइम अंग्रेजों का वॉइस रोल कौन था ये चीज भी याद रखना। जिस टाइम आपकी सैंडर्स की हत्या हुई, सैंडर्स मैंने आपको करवा दिया, सैंडर्स की हत्या हुई, ठीक है, असेंबली के अंदर बम फेंका गया, लाहौर षड्यंत्र हुआ, असेंबली में बम फेंका गया, या फिर लाहौर षड्यंत्र हुआ, उस टाइम भारत का वॉइस रॉय कौन था? तो ये चीज याद रखनी, उस टाइम भारत का वॉइस रॉय कौन था? इरविन था भाई। कौन था? इरविन उस टाइम भारत का वॉइस रॉय था भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फिर चंद्रशेखर आजाद ने ये डिसीजन लिया कि इस इरविन को ही ठोकना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने इरविन की हत्या का प्रयास किया। कैसे जी? जो इरविन था, इरविन की एक स्पेशल ट्रेन जाने लग रही थी, जैसे आजकल नहीं जाती, 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होने लग रही थी, अपनी जो राष्ट्रपति जी थी द्रौपदी मुर्मू जी, तो एक ट्रेन से जाने लग रही थी एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे ट्रेन जिस पुल के नीचे से जाने लग रही थी उसके ऊपर से, तो उसके आसपास के सारे व्हीकल बंद करवा दिए। जैसे मान लो भाई ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे पुल था, यहां से ऐसे व्हीकल जाने लग रहे थे ऐसे 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 इस पुल के ऊपर से, लेकिन व्हीकलों का भी आवागमन बंद करवा दिया। क्या पता राष्ट्रपति जी की ट्रेन के ऊपर क्या गिरा दे, सोचो। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मतलब हर जगह जाम की स्थिति थी। तो वो ट्रेन में स्पेशल से 4 डब्बों की एक ट्रेन थी। तो उसी टाइप से इरविन भी अपना एक तरीके से उस टाइम देश का राष्ट्रपति के समान ही पावर रखता था। तो उस टाइम इरविन भी एक स्पेशल ट्रेन के अंदर जाने लग रहा था, 4 मतलब की बोगियों की ट्रेन थी। और चंद्रशेखर आजाद ने प्लान बनाया कि भाई इरविन को उड़ाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, जिस रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जानी थी ट्रेन, वहां पर लगा दिया बॉम्ब। ठीक है, लेकिन इरविन की भाई किस्मत अच्छी थी, आप लगी थोड़ी किस्मत खराब थी, भगवान ने किस्मत का लिखा ही रखा था। चंद्रशेखर आजाद ने बॉम्ब का बटन दबाया, ब्लास्ट भी होया, लेकिन ब्लास्ट के अंदर जो 4 डब्बे थे, 4 के अंदर से 2 ही डब्बे उड़े। ठीक है, और डिब्बे भी पटरी से उतर गए थे, लेकिन इरविन फिर भी बच गया। थोड़ी मोटी चोट फेट लायक ही रह गया, मतलब मृत्यु को नहीं हो पाई भाई। और मृत्यु नहीं हो पाई तो भाई सीधी सी बात है, पुलिस जगह जगह छापे मारे, दबा दब दबा दब दबा दब, चंद्रशेखर आजाद टो टो टो। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद गई मिलने लेकर, चंद्रशेखर आजाद पर ले रखा था मेरे, तो उसके अंदर आजाद लेकर, मतलब हर बार किसी न किसी ऐसी जगह के ऊपर छुप जाते जहां पर मतलब कि कोई मतलब वो चीज ही नहीं थी भाई, उनको कोई ढूंढ पाई। और जब ये ट्रेन वाली घटना हुई, इरविन को मारने की कोशिश की रही थी, गांधी जी स्पेशल अंग्रेजों के समर्थन में बोलते थे उस टाइम, स्पेशल बोलने लगे ये बहुत ही निंदनीय घटना है, चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही गलत काम किया। मतलब देखो कितनी गलत चीज है, क्यों? क्योंकि इन लोगों को सत्ता लेनी थी, सत्ता के मजे लेने थे ना, चाहे गांधी जी हो और चाहे तुम्हारे नेहरू जी हो और ये कोई भी हो, इनको सबको चाहिए सत्ता, हमें तो गद्दी मिल जाए बस। आप लोग खुद सोचो यार, ये लोग बेचारे अपनी जान की बाजी लगाने लग रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि ये जो चंद्रशेखर आजाद, इसको क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की? भाई हम स्पेशल बम लगाने लग रहा है और ट्रेनों को उड़ाने लग रहा है, देश के लिए करने लग रहा था। भगत सिंह बेचारा 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गया, क्या जरूरत थी भाई? अपना आराम से शादी करता, अपना सारा सिस्टम से चलने लग रहा था, अपना आराम से जीवन एंजॉय करता, बाबू का दरवाजा पीते, मतलब ठीक थे, और लगा की तुलना में आराम से जीवन यापन करता। लेकिन देश के प्रति प्रेम था, देश की आजादी के लिए प्रयास करने लग रहे थे। अरे ये क्या करते, कुछ नहीं, बस हमारा सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हमारा सत्ता में ले चलो, बस अपना प्रधानमंत्री बना दो, आधा शासन दे जाओ, इनका ये चाह रहा करते, और उससे चाह देश आजाद हो गया, ये सिस्टम बना। क्योंकि अपने युवा थे, वो थे कलिंग परिवर्ती के, सच्चाई है, कलिंग परिवर्ती के थे। उस टाइम से युवा अगर इकट्ठे हो गए, एक साथ आवाज उठा के और चीजें सेट करते ना, संविधान खुद सेट करते, तो आज चीजें बहुत बदल चुकी होती। लेकिन नहीं, वो उन बूढ़े बूढ़े लोगों का हाथ में सत्ता संभाल रहा है, आज का दिन में भी वही है, बूढ़े लोग देश की सत्ता चलाओ है।
बिल्कुल बिल्कुल बारिश आ गई, बारिश आ गई भाई इधर तो रहे। दशहरा तो पहला दिन बारिश भाई, मेरा जीवन काल में हमने तो पहली बार देखी है दशहरे से पहले दिन बारिश। ठीक है हाँ, फिर क्या हुआ भाई, फिर जैसे आज के दिन में भी गद्दार होते, उस टाइम भी कुछ गद्दार थे जिन्होंने सूचना दे दी चंद्रशेखर आजाद तो वहां पर छिपा हुआ है, पुलिस ने छापा मार दिया चारों तरफ, मतलब कि चंद्रशेखर आजाद गए हुए थे कहीं पे पार्क के अंदर थे। ठीक है, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, किसी ने गुप्तचर ने सूचना दे दी, चंद्रशेखर आजाद को भी आभास हो गया कि मैं गिर चुका हूं। तो उनकी बंदूक के अंदर उस टाइम 8 गोलियां थी, 8 थी पता नहीं 6 थी, मेरे ध्यान नहीं, इतनी होती थी। ठीक है, उस टाइम भी वो घबराए नहीं कि ना मैं बात जाऊँ, और जब तक एक गोली नहीं रही फायरिंग करी धड़ाधड़। ठीक है, 2-3 पुलिसकर्मियों को लिपटाया, उसका जब एक गोली रहेगी उस टाइम भी कहते कहते बोले मैं आजाद था और आजाद रहूंगा, और खुद के माथे पे गोली मार के सुसाइड कर लिया। आई चीज समझ में? तो ये थी पूरी चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी, दिमाग के अंदर घुसी, कुछ अंदर से प्राउड फील कर पाने लगे इनके प्रति। तो हमेशा बोलता हूं भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इनकी रिस्पेक्ट जीवन में कभी भी कम मत होने देना, अपने अंदर भी हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करना, और समाज के अंदर भी आप लोग भी कोशिश करना कि आप इनकी रिस्पेक्ट के लिए चीजें फैलाओ या बढ़ाओ। और जितने भी ये थे भाई, गांधी जी लगा लो या जवाहरलाल नेहरू लगा लो, मोतीलाल नेहरू लगा लो, और भी व्यक्तित्व थे उस टाइम के, ठीक है, वो भी थे, ठीक थे, लेकिन मैं अपना पर्सनल बताने लगा, मेरे मन में पर्सनली इन लोगों के प्रति उन लोगों से ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा आदर है। ठीक है, ये वो कौन थे, दोनों पासा पैर रखनी है, आजादी भी चाहिए और अंग्रेजा का हाँ भी लाया करते। आई चीज समझ में? अच्छा, गांधी जी देख लो, गांधी जी को आजादी भी चाहिए और नूबी कमाई इरविन मारने का प्रयास करना लगे अपने भारतीय नागरिक, अपने भारतीय दुश्मन उसारिया का, और गांधी जी को कहना चंद्रशेखर आजाद ने गलत किया, निंदा नहीं करना, गलत चीज कहनी नहीं चाहिए थी, बल्कि अपने व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए था। अब आप खुद सोचो यार, आप घर में 5 जने हो और आपके अंदर से कोई एक व्यक्ति है, वो किसी सही काम के लिए कुछ आवाज उठाता है, ठीक है, मतलब वो अपने 5 का दुश्मन, अपने घर में 5 व्यक्ति, 5 का दुश्मन हो व्यक्ति, और अपना किसी एक उसका थप्पड़ मार दिया, कुछ भी कर दिया, सही काम के लिए आवाज उठाई, वो व्यक्ति सच में गलत है, ठीक है, उसको थप्पड़ मार दिया, और आप ही मान लो आप अपना घर का व्यक्ति तीनों के ध्यान ना भाई काम तो बहुत गलत करा, अगला आप उसको कितना हौसला टूटता है, आप खुद इस चीज को फील करके देखो। अरे आप उसका समर्थन करा ना भाई, जमा सही करे, आज हम और मारेंगे इसका 2-3 और, फिर अगला ना भी सपोर्ट मिले, तो अपने लगे तो ये काम थे बेचारे कुछ काम करा करते हैं, और जो दूसरे स्वतंत्र सेनानी थे इन्हें विरोध करने लगे, क्योंकि ना सीधी सत्ता कद्दी पे हम बैठांगे, ये उन लोगों में थे। ठीक है, तो चीजें समझ में आई, क्लियर है ये कांसेप्ट। चंद्रशेखर आजाद लिख लो मोटा मोटा, चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई, इन्होंने इरविन की हत्या प्रयास कब किया, लिख लो एक बार। चंद्रशेखर आजाद ने इरविन की हत्या का प्रयास कब किया? 1929 के अंदर किया था, 1929 के अंदर किया था, एग्जैक्ट डेट पूछ ले, तो सर्दियों के अंदर के दिन थे 23 दिसंबर 1929 को इन्होंने प्रयास किया था। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गांधी जी ने इस घटना की निंदा करी थी, चीज भी लिख लो, गांधी जी ने इस घटना की निंदा की थी। गांधी जी बोले भैया तो घटना निंदनीय है, ये काम तो करना नहीं चाहिए, बम लगा के वो कर दिया वो कर दिया। ठीक है, और इसी से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स भी लिखे गए थे, फिर उस टाइम 2 आर्टिकल्स भी छपे, द कल्ट, ये जो बॉम्ब वाली घटना हुई थी ना, इसके बाद 2 आर्टिकल्स भी छपे जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता था, कल्ट ऑफ द बॉम्ब, यानी जो तुम्हारा बॉम्ब था उसका कितना असर होया, कितना दमदार वो बॉम्ब था। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल लिखा गया, ठीक है, यंग इंडिया नाम का जो अखबार था उसके अंदर छपा था ये आर्टिकल, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, यंग इंडिया अखबार में। भाई इसके क्या क्या वो होंगे, यंग इंडिया अखबार के अंदर ये आर्टिकल छपा, जो बॉम्ब जो पड़ा है इसका क्या क्या दुष्प्रभाव या फिर कितना ये दमदार था उसके बारे में चीजें छपी। दूसरा था फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, द फिलोसफी, स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लेना एक बार, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये दूसरा आर्टिकल ये भी छपा था। ये किसके द्वारा? ये भगवती चरण वोरा के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने एचआरए के वो लिखने का काम किया था, किधर गया ये मैंने लिखा था, एचआरए का घोषणा पत्र तैयार किया था भगवती चरण वोरा, तो इन्हीं के द्वारा क्या है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखा गया, भगवती चरण वोरा के द्वारा क्या है फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 आपके आर्टिकल भी छपे थे उसी टाइम पर। ठीक है, और उसी टाइम तुम्हारा 27 फरवरी, डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1931 को, मतलब देखो जिस टाइम इन्होंने बॉम्ब डालने का प्रयास किया था उसके करीबन समझो 1 साल बाद, अरे 23 दिसंबर 1929 आ गया, नहीं समझ लो 1930 ही आ गया लगभग, और 1931 की शुरुआत के अंदर इनको मतलब कि ढूंढ के और इनको मौत के घाट, मतलब इन्होंने खुद ने सुसाइड कर लिया था, अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगे थे। ठीक है, तो 1931 आपके 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, शहीद बोलेंगे हम इनको। ठीक है, शहीद हुए देश के नाम, देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी थी। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, किसने मतलब कि कौन था उस टाइम, ये भी बता देता हूं, जो इनके पीछे पड़ा था उस टाइम पुलिस वाला, पुलिस अधिकारी था कन्नौट बाबर। पुलिस अधिकारी कौन था? कन्नौट बाबर नाम का पुलिस अधिकारी था, जो कि उस टाइम इनके पीछे पड़ा हुआ था, कन्नौट बाबर। ठीक है जी, और मुखबिर कौन था? जिसने सूचना दी चंद्रशेखर आजाद छुप रहा है, आजा आड़ मतलब मीटिंग खतरा है इधर आजा, तो वीरभद्र तिवारी, अपना भारत के थे यार, नीच इन्हें सदा नीचता दिखाई है, खून में नीचता है, मजाक की बात नहीं। वीरभद्र तिवारी, तिवारी साहब ने सूचना दी थी, गुप्त सूचना, चंद्रशेखर आजाद लग रहा है। आप शुरुआत तो देखो, शुरुआत में सिराजुद्दौला का दौरा था, वो मीर कासिम, ठीक है, उसने नीचता दिखाई, सॉरी मीर कासिम, मीर जाफर ने नीचता दिखाई, उसने गद्दारी करी। 1857 की क्रांति तो श्याम सिंह कालिया नाम का एक वो था अपना भारतीय सैनिक था, उसने अंग्रेजी सूचना दे दी, उसने नीचता दिखाई। अरे ईब ये अपने मरवान लग रहे, देखो कितने नीच हैं, अरे दूसरा देश के लोग अपने देश पर कब्जा कर रहे हैं, अपने की सूचना देके अपने मरवान लग रहे, और फिर नीचता दिखाई, नीचता तो रगाम भरी पड़ी है, हर जगह नीचता दिखाई। ठीक है, तो इस नीच व्यक्ति की वजह से है चंद्रशेखर आजाद को मारना पड़ा, शहीद होना पड़ा। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? और उसके बाद जो एचएसआरए है उसकी जो लीडरशिप थी वो यशपाल के हाथ में आ गई थी, मैंने बताया ना, एचएसआरए का गठन आपका किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था, और इसके जो सदस्य थे इसके अंदर यशपाल भी शुमार थे, यशपाल का मैं नाम लिखना भूल गया, मैंने इसके अंदर तो लिखा था नौजवान भारत सभा के अंदर, तो किधर गया यशपाल जी का नाम, इसके लिए यशपाल, ठीक है, इसका तो नाम था। ठीक है, तो ये जो यशपाल थे इन्होंने ही, जब चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए उसके बाद इन्होंने ही सारी की सारी जो बागडोर थी एचएसआरए की वो संभालने का काम किया था। ठीक है भाई, गुरुजी रेलवे ग्रुप डी वाले बैच में केमिस्ट्री लास्ट क्लास डाल दो, डेली लाइफ केमिस्ट्री डाल दूंगा भाई। सर ऐप आईफोन में कैसे चलेगा? एससी एस्पिरेंट आईफोन में भाई माई अपेक्स नाम से मिलेगा आपको, माई अपेक्स नाम से मिलेगा। ठीक है, उसको डाउनलोड करना तो ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा 9254 965, दोबारा लिख देता हूँ 9254
965 ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे भर देना उसमें, ठीक है। चलिए भाई आगे एक बार के लिए बताओ, इतना जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया हर एक साथी के समझ में आया नहीं आया, उसके बाद आगे चलते नेहरू रिपोर्ट पे चलेंगे। इतना कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आया। और यहाँ पर आप ये समझो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बट्टू केशवर दत्त, यशपाल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की जीवन लीला यहाँ पर हो जाती है समाप्त, ठीक है। इनका इतिहास भी यहीं पर हो जाता है समाप्त। हम सभी के दिलों में ये व्यक्तित्व हमेशा रहेंगे, ठीक है। और लेकिन इनके बारे में अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही था इनका इतिहास। अब हम आगे और जो चीजें उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगे, बैच के अंदर ही मिलेंगे। सर आपका हरियाणा जी का बैच अच्छा था सर, दादरी वाला, अरे धन्यवाद मेरे भाई। चलो भाई आगे। सर मेरे ऐप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है भाई, देखो जिसका कोई भी बैच रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। एक मिनट को मैं देख लूं, मेरा नंबर याद को नहीं हो। 81 688 45 241, अगले पेज में लिख देता हूं हेल्पलाइन। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी समस्या आने लग रही है तो 81 688 45 241 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मतलब कि व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। फोन वगैरह आपका पिकअप बहुत मतलब कि कोई चांस नहीं आपका होगा, ठीक है। मेनली आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर आपकी जो भी समस्या है बैच से रिलेटेड वो आपकी सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। अब चलें आगे। अब आगे चलते हैं हम लोग नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। भाई ये नेहरू रिपोर्ट, ये क्या कुछ मसला था, क्या कुछ मामला था, आपको समझाता हूं। साइमन कमीशन नाम का कमीशन मैंने आपको करवाया या नहीं करवाया, और बताना कमेंट करके। साइमन कमीशन आपने कर लिया या नहीं करा? सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा जीके का? युवराज सिंह देख भाई, युवराज बाकी सारे सब्जेक्ट अपने पूरे हो चुके हैं जीके के अंदर। पॉलिटी हो चुकी, ज्योग्राफी हो चुकी, इकोनॉमिक्स हो चुकी, स्टैटिस्टिक्स पूरी कर लिया आपने, साइंस पूरी कर ली है, ठीक है। लगभग सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं अपने, सिर्फ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये समझो इस वीक के अंदर पूरी हो जाती है अगर मैं 2 दिन की छुट्टी ना मारता तो। बाकी कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छा अक्टूबर आ गया, सितंबर कैलेंडर खुल रहा है, कोशिश करूंगा भाई मैं कि पूरी करवा दूं 6-7 अक्टूबर तक मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद फिर एनसेट और मिडवेल इकट्ठी निपटा देंगे, ठीक है। हो जाएगा अक्टूबर में सिलेबस पूरा। भाई देखो मैं थोड़ा डीप करवाने लग रहा हूं, इसलिए आपको सिलेबस थोड़ा लेंथी दिखाई देने लग रहा होगा, लेकिन भाई डीप करने में ही बेनिफिट है, क्योंकि अभी जो नई एजेंसी है ना एडीक्यूटी, ये डीपली प्रश्न पूछने लग रही भाई, मोटे-मोटे प्रश्न नहीं पूछने लग रही। आप अभी जो सीजीएल की आंसर किया तब देख लेना झटका मशीन कैसे चलेगी, ठीक है। अभी जो आंसर किया ये स्टेनोग्राफर की, उसके देखो कितना डीप पूछने लग रही है। अब एक बारी में तो अब तो थोड़ा समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा अच्छे से कर लो तो इन फ्यूचर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, बार-बार जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में काम चल जाएगा, ओके। बहुत अच्छे। देखो अब आगे चलते हैं, नेहरू रिपोर्ट नहीं करवाया ना, साइमन कमीशन नहीं करवाया, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट थी, क्या कुछ थी आपको बताता हूं। जो साइमन कमीशन था ना उसी के बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी। पहले एक बार साइमन कमीशन के बारे में पढ़ें तभी नेहरू रिपोर्ट समझ में आएगी तुम्हारे। पहले साइमन कमीशन देखो, साइमन कमीशन करवा नहीं रखा मैंने। साइमन कमीशन ये क्या कुछ मामला था भाई आपको बताता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1909 के अंदर एक आयोग आया था, याद करो, और एक 1919 के अंदर आया था। 1919 वाला मैं बताता हूं, 1909 वाला तुम बताओ। 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद आया या नहीं आया भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वैध शासन की इन्होंने शुरुआत की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब ये कानून लाते थे, ये सुधार का मतलब यही था, ठीक है। हाँ 1909 के अंदर बताओ ना कौन सा था सर जी? थंबनेल 11 बजे क्लास का चिपरा, अच्छा रहा है, इतनी माड़ी बात बन रही है। जितने बालक कमा रहे हैं, मैं सोचूं बालक फालतू क्यों नहीं आने लग रहे। 1 मिनट रुको मैं चेंज कर देता हूँ भाई, या तो बहुत बड़ी माड़ी बात बनी रही मेरे ख्याल तो, विशेष तौर पर बनी भाई। 1 सेकंड रुको, इतनी माड़ी कुकर बनी रहा मेरे ख्याल। ये भगवान इसी माड़ी तो किसी के ना बनाइए, मैंने तो ध्यान भी कौन दिया। आता ना बताई तो हम भी कुछ नहीं सो रहा है, तो हम कम को नहीं तिवारी साहब से, जो तिवारी था ना जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की बात थी खूब सोच रहा था, मुझे कम को नहीं यार। इतनी देर क्लास चली था, मेरे तीनों नहीं बताया था, हमने पुराना लग रहा है यार क्या यार। चलो एक बंदा तो लोयल निकला, कराया तो है भाई चेंज, कम नहीं होता। हम तिवारी था, किधर गया तिवारी, ये रहा वीरभद्र तिवारी। या तो बड़ी निस्ता करी भाई तुमने, दगाबाज। अरे मैंने सोचूं वहाँ भाई बालक आज इतने कम कुकर हैं, शनिवार में तो 2000 बालक जा रहे थे वहाँ, आज इतने कम है, कम तो जाते हैं। थंबनेल पर घराने छपरे, बहुत गद्दार बालक है भाई, गद्दार गद्दार नहीं गद्देदार होता। तो जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 के अंदर कौन से आए थे? कंप्यूटर क्लास बैच के अंदर चलने लग रही थी, ध्यान नहीं था जी, वेरी गुड। एक का है मार्ले मिंटो सुधार, वेरी गुड। हाँ तो इसी टाइप से 1909 के अंदर आए थे तुम्हारे मार्ले, क्या मार लूं, मिंटो, मिंटो में मार्ले, मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो ये क्या था, मेनली एक तरीके से कानून होते थे। जैसे अब यहाँ संविधान संशोधन आ गया और आ गया, उसी टाइप से ये उस टाइप के कानूनों के अंदर जैसे जो भी भारत सरकार अधिनियम होता था उसके अंदर चेंज करते थे। वैसे मार्ले मिंटो सुधार यानी उस टाइम मार्ले और ये मिंटो थे, मिंटो वॉइस होता था, तो मिंटो के टाइम पर कुछ जो संविधान के अंदर चेंज हुए तो मार्ले मिंटो सुधार हो गए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिस्टम वॉइस था, उस टाइम जो संविधान के अंदर चेंज हुए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गए। यानी भारतीय संविधान के अंदर और भी चेंज करने के लिए, यानी एक तरीके से देखो भारत का संविधान तो बना 1900 इसी टाइम 1950 के अंदर लागू 1949 में तैयार हो गया था, ठीक है, नवंबर के अंदर। लेकिन जो उस टाइम में संविधान होता था, मतलब मोटा मोटा वैसे काम चला संविधान होता था, तो वो जो संविधान होता था ना, तो वो इनके टाइम पर जो बना था, इसके अंदर चेंज करने के लिए या इसको चेकअप करने के लिए संविधान सही बन रहा नहीं बन रहा, इसलिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। चीज आई समझ में? नवीन नो कंपटीशन ठीक है। हाँ तो साइमन कमीशन चीज समझ में आई। साइमन कमीशन का गठन ही इसलिए हुआ था, 7 लोगों का एक ग्रुप था, सर जॉन साइमन इसका हेड था, और इसके अंदर सारे आपके अंग्रेज अधिकारी थे और ये भारत के अंदर भेजे गए थे कि आप जाओ भारत के अंदर चेक करो कि कहां पर क्या कुछ है, मतलब जो सिस्टम चलने लग रहा है, कौन कौन से कानूनों के अंदर बदलाव की जरूरत है, ठीक है। और भारत के लोग इसलिए इसका विरोध करने लगे, भारत के अंदर आप कानून चेंज करने लग रहे हो
और उसके अंदर आप किसी भारतीय नागरिक को शुमार नहीं किया। तुम्हारे कमीशन के अंदर 7 लोग, तुम हमारे भारत का कानून बनाने लग रहे हो और उन 7 के अंदर से एक भी भारतीय नहीं है, तो भारत के लोग इसका विरोध करने लगे थे। यही था साइमन कमीशन का सारा रोड़ा। तो साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। पहले चीज तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो गठन कब हुआ? 26 नवंबर 1927 को। इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिखाऊंगा अभी। ये डेट से भूल जाना, लेकिन ये 1927 पक्का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो सै से साइमन वाले के अंदर देखो, साइमन के अंदर भी सै, 27 के अंदर भी 27 सै, ठीक है। इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे? सदस्य भी कितने थे? 7 थे। सारा सै से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका हेड कौन था, यानी इसका जो लीडर था वो कौन था? सर जॉन साइमन था। इसके अंदर भी साइमन के अंदर भी क्या आ गया? सै आ गया, जॉन साइमन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये कमीशन भारत में कब आया? भारत कब आया, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो भारत इससे अगले साल, अब 1927 के अंदर गठन हुआ तो एक साल भर तो लगेगा अगले साल, मतलब भारत के अंदर आने तक, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा भाई, ठीक है। और कहां पर? बंबई के अंदर ही आया था। बंबई जो बंदरगाह थी अपनी, वहां पर ही आया था। मेरे क्योंकि लंदन से आना था ना, बंबई वाली बंदरगाह, क्योंकि उसी तरफ तो है पड़ता है लंदन, ये यूएई वगैरह सारे देश पार करके समुद्र उसी तरफ तो पड़ता है, तो इस तरफ से घूम के आना पड़ता था, ठीक है। तो चीजें समझ में आई। साइमन कमीशन साल 1927, गठन पूछ ले 1927, ठीक है। आया भारत में कब? 1928। सर जॉन साइमन ऐड थे, 7 इसके अंदर सदस्य थे, और ये 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे, एक भी इसके अंदर भारतीय नहीं था। और यही मेनली भारतीयों के विरोध का कारण था। आप हमारे लिए कानून बनाने लग रहे हो, तो कम से कम उसके अंदर एक मतलब भारतीय व्यक्ति छोड़ो, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय संवैधानिक सुधार। साइमन कमीशन का मेन उद्देश्य क्या था? भारतीय संवैधानिक सुधार। भारतीय जो भारत का संविधान है, इसके अंदर मोटे मोटे जो सुधार करने हैं, वही इसका मेन लक्ष्य था, भारतीय संवैधानिक सुधार, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? और जैसे ये साइमन कमीशन बंबई के तट के ऊपर आया, नारे लगे तुम्हारे क्या? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, तुम तुम्हारे कमीशन के साथ वापस जाओ। साइमन जो लीडर था, इसकी कौन थे? जो तू तेरा कमीशन लेके आई, इस समय तो वापस ले आ जा, ठीक है। आ गया जी समझ में? बताओ भाई, चीजें समझ में आई या नहीं आई? राजा लाला लाजपत राय ने सबसे पहले विद्रोह किया था जाटनी। अरे बताऊंगा, टेंशन ना लो। किसने कहां से विद्रोह किया था ये भी पूछा जाता है। बंबई से विद्रोह किसने किया, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट जो जगह वहीं से विद्रोह, कलकत्ता से किसने किया, लखनऊ से किसने किया, तो विद्रोह भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। विद्रोह बता देता हूं तुमको। देखो विद्रोह जो हुआ तुम्हारा साइमन कमीशन का, कहां से किसने किया? आ जाओ। जो यानी साइमन कमीशन का जो विद्रोह हुआ, यानी विरोध किया, वो किसने कहां से किया ये भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। कहां से किसने जो विरोध था उसकी लीडरशिप करी। पहली चीज है हमारी कलकत्ता भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया प्रीवियस ईयर के अंदर कि साइमन कमीशन का विरोध है कलकत्ता से, उस विरोध का नेतृत्व यानी लीडरशिप किसने करी थी, ठीक है। तो कलकत्ता से जो साइमन कमीशन का विरोध है, उसकी लीडरशिप किसने करी थी? विरोध कलकत्ता से विरोध की लीडरशिप किसने करी थी? तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। सुभाष चंद्र बोस, डायरेक्ट लिख दूं एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या है, कलकत्ता से जो विरोध था उसकी लीडरशिप करी थी, ठीक है। कलकत्ता का बंगाल के अंदर जो मेनली विरोध है, फिर अगर आपसे ऐसे घुमा के पूछे बंगाल से साइमन कमीशन का जो विरोध था उसकी लीडरशिप या नेतृत्व किसने करा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने करा था। चीजें याद रह जाएंगी, बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है जी। बस 2 ही 3 पूछाते हैं। दूसरा लखनऊ और तीसरा लाहौर। लखनऊ से किसने लीडरशिप करी? तीसरा लाहौर से किसने लीडरशिप करी? लखनऊ से किसने करी? लखनऊ से करी जवाहरलाल, लखनऊ लाल यानी जवाहरलाल नेहरू प्लस गोविंद वल्लभ पंत। इंपॉर्टेंट है, पूछा था 3 से 4 बार आ चुका है ये। जवाहरलाल नेहरू प्लस गोविंद वल्लभ पंत, इन दोनों ने मिलकर कहां से आपका मतलब विद्रोह की लीडरशिप करी? लखनऊ से। लाहौर से किसने करी थी? एक तो लाला लाजपत राय, साथ में भगत सिंह। याद होगा भगत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों एक साथ थे। इन्होंने कहां से करी? लाहौर से करी। लाहौर से भगत सिंह प्लस लाला लाजपत राय। और इसी के अंदर लाला लाजपत राय के ज्यादा लाठियां लगी थी, लाठी चार्ज हो गया था, ठीक है। और इसकी वजह से ये घायल हो गए, चोटी लगे थे। 17 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, और जिसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या करी गई थी, ठीक है। ये चीज आपको पहले करवा चुका हूं। तो चीजें समझ में आई? कलकत्ता से पूछ ले सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ से लाल यानी जवाहरलाल नेहरू प्लस गोविंद वल्लभ पंत प्लस लाला लाजपत राय। इन लोगों ने आपका अलग अलग जगह से क्या है, आपका साइमन कमीशन का जो विरोध है उसकी लीडरशिप करी थी, ठीक है। था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना था ना, ये तो आया विरोध में भाई कि हाँ साइमन कमीशन वापस आओ। इसने तो विरोध किया साइमन कमीशन का, भाई गलत सिस्टम है, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक मुस्लिम जो व्यक्ति था उसने अपना एक अलग वो बना लिया था, वो था मोहम्मद शफी। जैसे कांग्रेस के अंदर गरम दल नहीं बने थे, उसी टाइप से इसके अंदर भी एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद शफी। इसने समर्थन किया था, ये बोला कि हाँ साइमन कमीशन से ये भी पानी मारता, सत्ता का चक्कर में था, हाँ गद्दी मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तो देखो याद रखना इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जिस टाइम साइमन कमीशन आया तो उसके विरोध में कौन व्यक्तित्व था, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। उसके समर्थन में एकमात्र कौन व्यक्तित्व था? मोहम्मद शमी, जो कि मुस्लिम लीग से संबंध रखता था। ये एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व था जो कि साइमन कमीशन का समर्थन करने लगा था। बाकी सभी जितने भी संगठन थे या व्यक्ति थे, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, बताओ एक बार के लिए, बताओ मास्टर, साइड हो जाओ। हो गया भाई? अरे संघ गठन नहीं पूछने लगा, गठन तो वही बताओ 1906 के अंदर हुआ। आप ये बताओ मेरे को कि ये चीज तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? आगे जी, आगे चलूं, आगे चलो आगे चलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे, क्लियर है सर जी। एक बार के लिए आप मेरे को बताओ, जो मैं भी जिस हिसाब से करवाने लग रहा हूं, आपको थोड़ा डीप करवाने लग रहा हूं, क्या आप लोग इससे सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, या आपको मतलब थोड़ा कम डीप करवाऊं या इससे और ज्यादा डीप करवाऊं, या इतना सही है, परफेक्ट होने लग रहा है? आपको चीजें कंसेप्ट समझ पाने लग रहे हो, और मतलब कि आपसे अगर मॉक टेस्ट लगाते हो, कुछ भी कर पाने लग रहे हो, तो उसके अंदर मतलब सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, जो भी करवाने लग रहा हूं? मस्त करवाते हो सर, अरे धन्यवाद जी सर, जी सर। मतलब इंटरेस्ट आने लग रहा है ना पढ़ाई के अंदर, इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, मेन हमें पढ़ने में मजा आना है।
यस सर, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ भाई, जैसे अलग अलग जगह साइमन कमीशन का विरोध होने लग रहा था, उसी टाइप से साइमन कमीशन के मतलब कि विरोध में कुछ लोगों ने टिप्पणियां भी करी। आपने जैसे मान लो मैंने फोटो डाल दी, मैंने वीडियो डाल दिया, उसके नीचे कमेंट करते हो, तो उसी टाइप से जैसे साइमन कमीशन का विरोध होने लगा तो उस टाइम अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कमेंट करे थे। उसके अंदर सिर्फ आपको एक व्यक्ति का कमेंट याद रखना जो कि एग्जामिनर पूछता है, शिव स्वामी अय्यर। इसने कमेंट करके क्या बोला, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया पिछले सालों के अंदर कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंक देनी चाहिए, ये कथन किसने बोले थे? ऑप्शन के अंदर महात्मा गांधी ऑप्शन नाम आएगा, जवाहरलाल नेहरू आया हुआ, सुभाष चंद्र बोस आएगा, चौथा ऑप्शन आएगा शिव स्वामी अय्यर। और इतिहास के अंदर जो भी टीचर होते हैं और भी होते हैं बुकों के अंदर ये चीज पढ़ाई ही नहीं जाती ना, इनका नाम आपको कहीं पे दिखाई देगा शिव स्वामी अय्यर का। तो बच्चे उन तीन ऑप्शनों के अंदर ढूंढते रहते हैं, महात्मा गांधी होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से किसी ने कहा होगा। वो सोचते भी नहीं शिव स्वामी अय्यर भी आंसर हो सकता है क्योंकि इतिहास में नाम ही नहीं पढ़ा उन्होंने कभी। ठीक है, तो ये चीज भी मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार आई हुई है, लिख लो शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर इन्होंने क्या बोला था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट है कूड़ेदान में फेंक देनी चाहिए। साइमन की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, ये चीज इन्होंने बोली थी। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शिव स्वामी अय्यर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एक चीज और आपसे पूछा था कि साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया, आप लोग बताओ। साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बताओ। अच्छा प्रश्न है, आपने शायद आज तक पढ़ा भी नहीं होगा, बताओ एक बार मेरे को। साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया, कोई साथी बताएगा? किसी का 3 आंसर है, किसी का 2 है, कौरप्रीत 2, सिहाग 3, ममता 3, मुक्कू 3, विधि 3, किसी का तो कोई एक 5 भी गवा है, मतलब सबके अलग अलग है। किसी का भी मतलब कि कोई श्योर आंसर तो है को नहीं, सब तुक्के मारे एक गवा है, एक के बार आया था। तो साइमन कमीशन भारत के अंदर भाई 2 बार आया था। कितने बार आया? 2 बार, ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2 बार आया था। 2 बार कब आया जी? एक बार तो मैंने आपको करवाया अभी फरवरी के अंदर आया था हमारा, ठीक है, फरवरी 1928 के अंदर आया था एक बार। दूसरी बात है अक्टूबर 1928 के अंदर, फरवरी 1928 के अंदर आया एंड अक्टूबर 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट, इसलिए करवाने का, बिना इंपॉर्टेंट से मैं आपको करवाता ही नहीं। ओके, ठीक है। अभी जो साइमन कमीशन था ये भारत के अंदर, मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो कानून व्यवस्था है, भारत के अंदर क्या नए कानून बनाने की जरूरत है, क्या कानून सही चलने लगे, किस कानून को हटाने की जरूरत है, तो इसलिए आया था मेनली। तो भारत के अंदर आया, 2 बार आया। आने के बाद जब ये वापस गया तो इसने वहां पर जाकर ब्रिटेन में जाकर रिपोर्ट तैयार करी। बस इसी बात को एक बार फरवरी 1928 में आया, फिर अक्टूबर 1928 में आया कि फिर वापस चले गए, वापस इंग्लैंड में चले गए और वहां पर इन्होंने मीटिंग करके सारे डिसीजन लिए और इन्होंने पहली बार साइमन कमीशन की रिपोर्ट है मतलब जो आई मार्केट में से मतलब बन के तैयार होगी, वो थी 27 मई 1930 को। 27 मई 1930 को क्या साइमन कमीशन की पहली रिपोर्ट तुम्हारी बनके तैयार होगी थी कि हाँ भाई हमें मतलब इस टाइप से कुछ कानून बदलने, भारत के अंदर कुछ कानून सेम एज इट इज रखने, कुछ कानूनों को हटाना है। तो पहली रिपोर्ट कब आई तुम्हारी 27 मई 1930 को, और वो रिपोर्ट पब्लिकली यानी अखबारों के अंदर कब आ गई थी? अक्टूबर 1930 के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन की पूछा जाता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई और रिपोर्ट पब्लिश कब हुई, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई कब? हमारी 27 मई 1930, ठीक है, और पब्लिश हुई अक्टूबर 1930। अक्टूबर 1930 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। पब्लिश का मतलब समझ गए, यानी कि इसको मार्केट के अंदर अखबारों के अंदर डाल दिया गया था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है जी, अब ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या क्या गया था, मतलब ये जो साइमन के जो नेतृत्व में जो कमेटी आई थी, इन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी कि हाँ भाई ये चीजें चेंज होनी चाहिए भारत के अंदर, ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा ही है बस, फिर पूरा हो जाएगा, अभी टेंशन ना लो। हाँ, मास्टर थ्योरी डीप से पढ़ने पर आजकल के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, यही फायदा है। सुन क्या कमेंट देख लो। अरे मैं गलत नहीं कर रहा हूं, तुम टेंशन मत लो यार। अब तुम लोग ये सोच के देखो यार, मैं तुमको करवाने लग रहा हूं, मैं मोटा मोटा करवा दूं ऊपर से, पेपर में तुम्हारे कुछ फंसे नहीं। तुम 4 और अपने साथियों को क्या बोलोगे भाई, जो कोई भी का देना भाई मोहित पुनिया पास पढ़ ले, आप लोग के बोलना भाई इसको करना पड़ेगा, मैंने उसका पूरा मतलब 6-7 महीने खराब करे और पेपर में कुछ भी नहीं आया, तब यही बात कहोगे। और मान लो मैं डीप करवाने लग रहा हूं, और इसका मतलब बाई चांस पेपर में मतलब कि बाई चांस कितना डीप करवाने लगे, पेपर पर्सन नहीं फंसने हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट वाले पर्सन बना पाओगे, पेपर में अच्छा सोल्व करोगे। ये कोई जान पूछेगा ना भाई करता पड़ता, खुद भी सजेशन दोगे हाँ भाई उसका करता पढ़ ले, उसने मार्क 3 करवाया था, पेपर पर्सन आए, कहोगे ना बात है। ठीक है, तो यार मैं खुद की मतलब कि नो क्यों करवाऊंगा भाई कि मैं खुद की बेइज्जती करवाऊं, 4 बार मेरा बार नौकरना बदलना पड़ी, मानो ये बात है। ठीक है, तो हम खुद नो चाहूँ यार कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिले। अब मैं जो करवाने के लिए मेरे एंड से मेरा बेस्ट है, और जैसे अगले साल कुछ और दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट करेंगे, उसके अंदर और अपना बेस्ट देंगे, धीरे धीरे चीजें हम भी सीखने लग रहे हैं, कुछ नई चीजें, कुछ और चीजें। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो हमारा आता है कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, ये जो रिपोर्ट आई जब पब्लिश हुई, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी, यानी जो साइमन कमीशन था उसने क्या क्या सुझाव दिए थे। ठीक है, वो चीजें देखो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या सुझाव थे, रिपोर्ट में सुझाव क्या क्या थे भैया। ये सुझाव है अंग्रेज सरकार को, भाई आपको भारत के अंदर ये चीजें चेंज करनी चाहिए। ये साइमन कमीशन जो 7 लोगों की कमेटी उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, तो इन्होंने पहला तो क्या बनाया कि भारत में एक संघीय शासन होना चाहिए, भारत में संघीय शासन। संघीय शासन का मतलब समझ गए, यानी कि राज्यों का ग्रुप शासन होना चाहिए। जैसे मान लिया जैसे अब है ना अपने भारत के अंदर शासन इसी टाइप का शासन होना चाहिए, जैसे सारे राज्य हैं वो एक प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति मतलब वॉइसरॉय है जो भी है, इसके अधीन सारे के सारे काम करने चाहिए, मतलब एक राज्य के अधीन पूरे देश के राज्य काम करने चाहिए, ये शासन होना चाहिए। एक सेकंड रुकना भाई, और साइलेंट कर दूं। ठीक है, हाँ, तो इस टाइप का शासन होना चाहिए। संघ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेट्स, उसको तो संघ बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का भारत में शासन होना चाहिए, ये साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर सौंपा। ठीक है, दूसरी लाइन उन्होंने क्या बोली कि बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। बर्मा क्या, बर्मा जैसे अभी जो अलग से देश बना हुआ है जो बर्मा है, बर्मा को भारत से अलग कर दो, भारत से अलग कर दो, ये इन्होंने सजेशन दिया। इसको भारत से अलग करके एक अलग देश बना दो, अलग इसको अपने हाथ में जो भी सत्ता है वो सौंप दो। तीसरा इन्होंने बोला जो सिंध है, जो सिंध जो प्रदेश है उसको बंबई से अलग कर दो, बंबई से
अलग कर दो, किसको कर दो, सिंध को है बंबई से अलग कर दो। तीसरा सजेशन इन्होंने ये दिया, सिंध को बंबई से अलग करके अलग बना दो, ठीक है। पहले जो वोटिंग होती थी ना, मतलब इलेक्शन भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे भाई, इसी टाइप से इलेक्शन करेंगे तो वोटिंग सिर्फ 3% लोग देश के अंदर वोट डालने जाते हैं। 3% बहुत कम है, अगर 1 करोड़ जनसंख्या तो उसका बस 3% लोग उतने ही वोट डालने जाते हैं, बाकी जाते ही नहीं थे, यानी 3 लाख लोग, ठीक है। तो जो वोटिंग परसेंटेज है इसको बढ़ाया जाए, वोटिंग है वो आपकी 3% से कितनी 10% की जाए, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर वोटिंग को कितने परसेंट बढ़ाने की बात करी गई थी, तो 3 से 10% आपकी वोटिंग की जाए, पहले 3% होती थी 10% की जाए, ये आपका मतलब किसके सुझाव दिया था। तो पांचवां जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन आपका जारी रहना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, निर्वाचन जारी रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब जैसे आपने देखा धर्म के आधार पर इलेक्शन होने लग रहे थे, मुस्लिम लीग ने क्या बोला था, हमारा अलग से इलेक्शन करवाओ, उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शन के अंदर उठेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही विधायक बनेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोट डालेंगे उसके अंदर। सांप्रदायिक इलेक्शन हो गया, सांप्रदायिक का मतलब है धर्म के आधार पर भेदभाव, हिंदू धर्म वाले बोल रहे हैं हमारा अलग इलेक्शन करवाओ, ईसाई अलग बोल रहे हैं, सिख अलग बोल रहे हैं, और हर धर्म के लोग बोलने लगे हमारा अलग इलेक्शन करवाओ। तो ये खुद कहने लगे थे कि हम इस टाइप का निर्वाचन यानी जो इलेक्शन है वो जारी रहना चाहिए, इस रिपोर्ट के अंदर चीजें मतलब कि सारी चीजें आपकी सेट करी गई थी, ठीक है। और इस टाइम जब ये रिपोर्ट आई तो इसका विरोध करा भारत के लोगों ने, भारत के लोगों ने बोला नहीं भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हम तो साइमन कमीशन के समर्थन में नहीं थे, और तुमने ये जो रिपोर्ट तैयार करके दी तो बिल्कुल ही गलत है, वर्मा को तुम भारत से अलग करने लगे, सिंधु को अलग करने लग रहे हो, ठीक है, और भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन इसको बढ़ाने लग रहे हो, और हमको ये भारत के संघीय शासन ये फालतू चीजें नहीं चाहिए, हमें चाहिए खुद का राज, तुम लोग भारत को परमानेंट छोड़ के जाओ, हमें खुद का राज चाहिए, ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली थी, ठीक है। और इसी टाइम क्या था, मतलब भारतीय लोगों ने विरोध किया, तो विरोध के बाद जो उस टाइम अंग्रेजी वॉइस रॉय था, जिस टाइम ये रिपोर्ट आई उस टाइम जो अंग्रेज जो वॉइस रॉय था वो कौन था, जो टाइम जो अंग्रेज वॉइस रॉय था, जिस टाइम ये रिपोर्ट आई जिसके अंदर पॉइंट लिखे गए थे, उस टाइम जो वॉइस रॉय था बर्कन हेड, क्या नाम था उसका, बर्कन हेड वॉइस रॉय था, और इसने ये एक बात बोली थी, उसने एक बात क्या बोली, ये ऐसे बोला कि सर्वसम्मति से, यानी सर्वसम्मति मतलब अगर भारत के सारे लोग भी अगर आपस में मिल जाए ना तो भी ये मिलकर अपना खुद का संविधान नहीं बना सकते, सिर्फ विरोध कर सकते हैं कि ना गलत बनाया दिया ना नो कर दिया, ये खुद का संविधान नहीं बना सकते, सिर्फ विरोध कर सकते हैं। ये बात इन्होंने बोली थी, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लाइन बोली कि सर्वसम्मति से भी अगर सारे भारतीय लोग अगर एक साथ भी मिल जाए ना, सर्वसम्मति से भी भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते, अपना संविधान नहीं बना सकते, ठीक है, ये सिर्फ विरोध कर सकते हैं। ये लाइन जब इन्होंने बोली तब उस टाइम जो ये मोतीलाल नेहरू और होते थे ये ऐसे बोली, यह बात है कि तो अगर हम अपना संविधान बना के दिखा दें तो तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओगे, हम अपना संविधान खुद बना लेंगे, ठीक है, और हम लोग खुद सारी चीजें हैंडल कर लें, तुम हमारा बस देश छोड़ के चले जाना, सारी सत्ता हमको हैंड ओवर कर देना। फिर अंग्रेजों ने ठीक है तुम संविधान बना के तो दिखाओ मेरे लग। तो उस टाइम क्या है, फिर नेहरू जी ने, जो मोतीलाल नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू नहीं आएगा यहाँ पर, इसी को दिमाग में सेट रखना, जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की बात है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, और इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर ही अलग अलग जो देश भर से जितनी भी पार्टियां थी, पॉलिटिकल जो पार्टी थी, टोटल 29 पार्टियां थी उस टाइम, उन 29 पार्टियों के अंदर से 8 लोग चुने गए। क्या भाई ये 8 लोग हैं, ये संविधान मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट संविधान तैयार करने हैं उसके जो पॉइंट बताएंगे उसके अंदर इनको चुना गया, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू इस जो 8 लोगों की कमेटी थी उसके हेड थे, ठीक है। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश करी जो कि 1928 को तुम्हारी पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये बात पहले की कही हुई थी, ये जो तुम्हारी क्या नाम था, जो ये साइमन रिपोर्ट आई थी, इससे पहले की बात ये कही हुई, जो इसने कही थी बर्कन हेड ने, ये बात मतलब आप ये मत समझ लेना जो साइमन की रिपोर्ट आई थी इसके बाद ये बात कही, नो, जिस टाइम भारत के लोग विरोध करने लग रहे थे ना, जैसे आपको देखो दिखाने लग रहा, तो जैसे यहाँ पर आपके भारत के लोगों ने विद्रोह किया कलकत्ता के अंदर, लखनऊ के अंदर, लाहौर के अंदर, उस टाइम ये बर्कन हेड था, उस टाइम भारत का वॉइस रहे, उसने ये बात कही थी कि भारत के लोग सिर्फ विरोध करना जानते हैं, ठीक है, अगर सारे इकट्ठे तो भी अपना संविधान नहीं बना सकते। तब नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश करी थी, यहाँ पे हम भी अपना संविधान बना सकते हैं, और उसके बाद ये तुम्हारी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, चीजें संविधान आई, चीजें समझ में आई नहीं। और जो नेहरू रिपोर्ट है इसी को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है कि वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट को ही वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। अब चीजें बताऊंगा भाई इसकी वजह से क्या हुआ था, लिख लो आगे, इसी की वजह से क्या है, इसी कारण नेहरू रिपोर्ट पेश करी गई, इसी कारण नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है जी। जिसके अंदर टोटल क्या थे, जिसमें 29 पार्टियों से 8 सदस्य चुने गए थे, प्लस मोतीलाल नेहरू लीडर थे, इसके लीडर थे जो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है। याद रखना नेहरू रिपोर्ट किसकी लीडरशिप में तैयार करी थी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मत लिख के आना, गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलती करोगे तुम पक्का, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट तुम्हारी पेश कब की गई, तो 1928 में ये पेश की गई भाई, ठीक है। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं पूछता, बस इतना रखना 1928 के अंदर तुम्हारी पेश की गई थी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट को क्या है, वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है भाई, ब्लूप्रिंट बोला जाता है। वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट किसको बोला जाता है, नेहरू रिपोर्ट को क्या है, वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि हमारा जो वर्तमान संविधान है जो भी बना हुआ है हमारा संविधान का ब्लूप्रिंट किसको बोला गया, नेहरू रिपोर्ट को बोला गया। तो इस रिपोर्ट के मेन बिंदु क्या थे भाई, मतलब किस लिए ये चीजें सेट करी गई, तो इस रिपोर्ट के देखो मुख्य बिंदु देखो क्या थे, मुख्य बिंदु क्या क्या थी इस रिपोर्ट की, इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हें और मजा आएगा भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया, ट्विस्ट ये आया नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने एक चीज बोली कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले, भाई हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। डोमिनियन स्टेट कैसे आपको बताता हूं, देखो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। अब जो भगत सिंह और थे ना, ये तो कहने लग रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज का मतलब पूर्णतः खुद का राज। अब जैसे मान लिया ये भारत देश है, अब तुमको समझाता हूं, इसके ऊपर अब कंप्लीटली अंग्रेजों का अधिकार है, मान लिया अंग्रेजों का शासन है, ठीक है जी। अब जो मोतीलाल नेहरू था ना, जो इन्होंने ये नेहरू रिपोर्ट पेश करी है, क्या बोले, हमको डोमिनियन स्टेट है। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब जैसे भारत देश है, तो भारत देश के अंदर मान लिया मैंने 500 सीटें हैं इलेक्शन वाली, ठीक है। तो इसके अंदर ये मान लिया, जैसे मान लिया भाई कि करीबन भाई जैसे 350 सीटों के ऊपर तो भारतीयों का अधिकार हो, जो बच की 150 सीटें उसके ऊपर अंग्रेज शासन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डोमिनियन स्टेट इसको बोलते हैं, यानी कि डोमिनियन यानी कि हमारी प्रधानता हो। अंग्रेजों ये नहीं कहना तुम परमानेंटली भारत से जाओ, तुम रहो, तुम यहाँ पर शासन करो, लेकिन शासन के अंदर पावर मेन हमारी ज्यादा हो,
चीजें समझ में आई? जैसे मान लिया 500 सीटें तो 500 के अंदर 350 हमारी, मतलब बहुमत हमारा, तुम विपक्ष बन जाओ, कुछ कर लो, तुम भी शासन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन करो, जीतो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा सीटें हमारी हो, हमारा शासन ज्यादा हो, 350 हमारी और 150 तुम्हारी, हिसाब से डोमिनियन स्टेट हो हमारा। ये इनकी पहली चीज थी। ठीक है जी। दूसरे क्या पेश करिए नेहरू रिपोर्ट के अंदर, दूसरा पॉइंट था वो क्या था? पृथक निर्वाचन समाज। पृथक यानी जो सांप्रदायिक आधार पर, यानी जो धर्म के आधार पर जो इलेक्शन होने लग रहे हैं, ठीक है, मुस्लिमों का अलग, हिंदुओं का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग, ये इलेक्शन बंद हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था इनकी रिपोर्ट का? पृथक निर्वाचन। पृथक का मतलब जो अलग अलग इलेक्शन होने लग रहे हैं, पृथक निर्वाचन बंद हो, ये इनकी रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट था कि इस टाइप से अलग अलग नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट था इन्होंने बोला संसदीय प्रणाली हो, जैसे ब्रिटेन के अंदर संसद है उसी टाइप से भारत के अंदर भी संसदीय प्रणाली हो। उस टाइम ब्रिटेन के अंदर संसद, ब्रिटेन की चीजों को फॉलो करने लगे थे, कि और तो किसी बार देश के अंदर गए ही नहीं थे। ठीक है। तीसरा इन्होंने बोला केंद्रीय विधानमंडल हो, केंद्रीय विधानमंडल हो। केंद्रीय विधानमंडल मतलब यही संसदीय प्रणाली जिसके अंदर एक उच्च सदन हो, ठीक है, एक निम्न सदन हो, इस टाइप की चीजें हो। जैसे अभी नहीं अपना एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ये नहीं कि देना भाई, ठीक है। और एक आपके पास एक अंतिम अपीलीय न्यायालय हो। अंतिम अपीलीय न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी वर्तमान में, उसी टाइप से अंतिम अपीलीय न्यायालय हो, जहां पर आखिरी में सबसे आखिरी ये इससे ऊपर मतलब कोई नहीं भाई, न्यायालय ने इस कोर्ट ने जो सजा दे दी उसी कोर्ट को माना जाएगा भाई, अंतिम अपीलीय न्यायालय भी हो। ये चीज उन्होंने पेश करी थी। ठीक है। लेकिन जब ये जो रिपोर्ट पेश करी, नेहरू रिपोर्ट जब पेश हुई, ठीक है, तो इसका विरोध किया गया। इसका विरोध किसने किया? भारतीय लोगों ने किया। भारतीय लोगों के अंदर से किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यानी जो मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे, ये मोतीलाल नेहरू थे, इनके जो पुत्र थे, कौन थे? इनके पुत्र थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। वो ऐसे बोले, विरोध किस पॉइंट पर हुआ? डोमिनियन स्टेट वाले पॉइंट पर हुआ। वो ऐसे बोले हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि 350 सीटों पर हम शासन करें और 150 सीटों पर शासन करें, बाद देश बांट लिया। नो, हमको कंप्लीट इंडिया चाहिए। ये भी पूरे लालची थे, हमने पूरा भारत पर शासन करना है, हमने 50-50% या 60-40 का रेशो, 70-30 का रेशो नहीं चाहिए, पूरा शासन हमारा होना चाहिए। इस बात के ऊपर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू पिता पुत्र के अंदर लड़ाई होगी थी। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस भी विचार के अंदर मतलब शुमार थे कि हाँ भाई अलग से होना चाहिए, हमारा उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो लिखेंगे कि विरोध किया गया इस रिपोर्ट का, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहिए, नो, हमको कंप्लीट इंडिया चाहिए। ये भी पूरे लालची थे, हमने पूरा भारत पर शासन करना है, हमने 50-50% या 60-40 का रेशो, 70-30 का रेशो नहीं चाहिए, पूरा शासन हमारा होना चाहिए। इस बात के ऊपर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू पिता पुत्र के अंदर लड़ाई होगी थी। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस भी विचार के अंदर मतलब शुमार थे कि हाँ भाई अलग से होना चाहिए, हमारा उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो लिखेंगे कि विरोध किया गया इस रिपोर्ट का, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस, यस बोस समझ गया ना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि पूर्णतः स्वराज चाहते थे भाई, विरोध किया बिकॉज ये पूर्णतः स्वराज चाहते थे, पूर्णतः हमारा खुद का राज होना चाहिए, स्वराज चाहते थे। उन्होंने 30% अंग्रेजी दे दिया, 40% 20% ना, पूर्णतः खुद का राज्य आजादी थी तो पूरी चाहिए। ठीक है। और इसीलिए इन्होंने एक नई पार्टी भी बना दी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर एक नई पार्टी भी बनाई। इसीलिए बनाई थी स्पेशल कि भाई कांग्रेस है, जो कांग्रेस तो अपनी बात नहीं मानने लगी, कांग्रेस के अंदर मोतीलाल नेहरू थे, ये तो नुक्कड़ लगे डोमिनियन स्टेट बनाया, तो 30-40 का रेशो नो कर लो, आधा शासन कर लेना, ये सिस्टम नहीं चाहिए। उन्होंने खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है। नई पार्टी बनाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इस नाम से एक नई पार्टी बनाई। ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार के लिए सभी साथी बताएं। भाई इन्होंने एक नई पार्टी बना ली। अब प्रश्न पूछा था आपसे प्रीवियस के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। किस लिए बनाई? तो जो तुम्हारी ये नेहरू रिपोर्ट थी इसके विरोध में बनाई। ठीक है। तो आज ये नेहरू रिपोर्ट भी तुम्हारी पूरी होगी, बाकी भी मैंने काफी चीजें पढ़ ली। एक बार के लिए मेरे को बताओ इतने कंसेप्ट सभी साथियों के दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे? आज के लिए बस इतना ही करेंगे। हर एक साथी की चीजें समझ में आ गई मेरे हिसाब से, आपको क्लास के अंदर मजा भी आया होगा, इंटरेस्ट भी बना होगा। ठीक है। और इन प्रश्नों की पीडीएफ होगी, एडिटेड नोट्स हो गए, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जॉब टारगेट के नाम से आपको ऐप मिला, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोर्स मिलेगा। और कल दशहरा है तो दशहरे के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट चलाया गया है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर पुलिस 50 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। दशहरे के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट है, आज और कल ही रहेगा ये ऑफर, यानी कि 2 अक्टूबर की रात के 12 बजे तक का ये ऑफर रहेगा। तो जो साथी बैच लेना चाहे वो बैच को ले सकता है। डेली आपको मेंटरशिप मिलती है, डेली टारगेट मिलता है, एडिटेड नोट्स मिलेंगे कंप्लीट सीख के, साथ में आपको मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस भी मिलती है, क्लासेस भी मिलती है, कंप्यूटर की लाइव क्लास भी चलती है, साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सारी फैसिलिटी आपको एक बैच के अंदर मिलेगी। ठीक है। बैच रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछताछ करनी हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो। मैंने आपको नंबर भी बताया था, इधर सब भी रहा होगा। ठीक है। किधर गया नंबर? ये रहा 81 688 45 241। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो भाई